पहले हम सभी साथियों को मेरी तरफ से नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। जिस भी अभिवादन का शब्द आप स्वीकार करते हैं, आपको मेरी तरफ से उसी भावना से नमस्ते। एक बार आप सभी साथी बताएँगे कि मेरी आवाज़ आपको ठीक से आ रही है क्या? यदि मेरी आवाज़ ठीक से आ रही है, तो आपको कमेंट के माध्यम से ये जानकारी मुझ तक पहुँचानी है, ताकि आज हम और बेहतरीन तरीके की बातचीत को जो हमने सोचा था उसको आगे बढ़ाएँ और यादगार सेमिनार की जो इंतज़ार था उसकी घड़ियाँ खत्म हो गई हैं। डॉक्टर अवंतिका कौशिल का जवाब है कि यस, आपकी आवाज़ बहुत ही अच्छी आ रही है। हालाँकि उन्होंने सिर्फ़ यस बोला है, बाकी बात मैंने मेरी तरफ से आज ऐड की हैं। ऐसी ही चीज़ें आज हम सीखेंगे कि एक सामान्य इंटरव्यू में, सामान्य कॉर्पोरेट सेटिंग में क्या ऐसे एटिकेट्स हैं, क्या ऐसी स्किल्स हैं कि आखिरकार हमें अपनी तरफ से ऐड कर ही देनी चाहिए? कौन-सी ऐसी गलतियाँ हैं जिनको करने से बचना ही बचना चाहिए? एक छोटी-सी मिस्टेक हमारी लाइफ में हमारे करियर को बहुत पीछे ले जा सकती है। आज आपको इस बारे में पता लगेगा। वैसे तो सरकारी नौकरियाँ इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि उसके ऊपर मैं बात करूँ तो अपने आप में एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ हमारे पास प्राइवेट सेक्टर में स्किल्ड लोग, अच्छे काम करने वाले और जो रेलेवेंट क्वालिफ़िकेशन है, रेलेवेंट स्किल सेट है, वो मिल ही नहीं रहा। ये भी एक डाटा देखने को मिल रहा है। आज हम सब लोग इस सेशन पे इसी तरीके की बातचीत को अंजाम देंगे और हमारे साथ हमारे बेहतरीन पिछली बार की तरह जैसा आपने इनको प्यार दिया, इतना बेहतरीन इन्होंने बताया था, आपकी रिक्वेस्ट पे एक बार फिर से हाज़िर हैं हमारे बीच में डॉक्टर रोहित जांगड़ा। मैं सबसे पहले सभी साथियों का वेलकम करूँगा। जब तक साथी जुड़ रहे हैं, मैं थोड़ा-सा वेबिनार के बारे में बताऊँगा। हमारे बीच में डॉक्टर प्रेम जुड़ गए हैं। ग्रीटिंग्स, हेलो सर। सुमन धनकर रेगुलर व्यूअर, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग है जी। परवेज जी जुड़े हैं, डॉक्टर अवंतिका जुड़े हैं और मोहित बेनीवाल भी जुड़े हैं। गुड इवनिंग टू डॉक्टर रोहित जांगड़ा, मैन ऑफ वर्ड्स। वाओ! कितना यही तो मैं बोलना चाह रहा था। प्रदीप कुमार जी हाय बोल रहे हैं, हेलो सर। मेरा नाम राज आलमपुर है और आप जानते हैं मैं रोहतक में मनोवैज्ञानिक के रूप में अपनी प्रैक्टिस करता हूँ। मैं मॉडल टाउन में बैठता हूँ, ये पीजीआई रोहतक के पास में है। जो भी साथी हमारे स्टेट से बाहर हैं, उन्होंने हरियाणा का नाम और रोहतक का नाम ना सुना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। सागर जी आपका भी वेलकम है। मैं पिछले 8 साल से काम कर रहा हूँ और 8 साल से मुझे भारत के इंडिया के मोस्टली 17-18 स्टेट में जाने का सौभाग्य मिला है। हमारे बीच में हसीना गुड इवनिंग बोल रहे हैं, आपको भी मेरी तरफ से गुड इवनिंग है। और पिछले 8 साल में 2 लाख लोगों से मिलने के बाद मुझे ये समझ आया कि साइकोलॉजी फील्ड में बहुत बड़ा क्षेत्र है और हम लोगों की बहुत अलग-अलग तरीके से मदद कर सकते हैं। हमने पर्सनैलिटी केयर फाउंडेशन की शुरुआत की और इस शुरुआत का एक डोमेन हमने शुरू किया फ्री वेबिनार्स, बिल्कुल फ्री कि लोगों तक वो चीज़ें पहुँचे। और उसी वेबिनार की कड़ी में आपको जान के अच्छा लगेगा कि हम 50 से भी ज़्यादा वेबिनार कर चुके हैं और हमें सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि इंडिया से भी बाहर 20 कंट्रियों में सुना जा चुका है। आपको जान के बड़ा अच्छा लगेगा कि इस वेबिनार से उन लोगों का फ़ायदा होता है जो नीडी हैं, ऐसे लोग जो सीखना चाहते हैं, ऐसे लोग जो जीवन में ग्रो करना चाहते हैं और उन्हीं की डिमांड पे हम बार-बार नई-नई शेड्यूल्ड ऐसे वेबिनार करते रहते हैं। जहाँ पे 15 सेकंड का टाइम नहीं है लोगों के पास रील देखने में, वहीं पे हमारे पार्टिसिपेंट इतने बेहतरीन हैं कि वो 1-1 घंटे लगातार हमारे व्यूअर, हमारे पार्टिसिपेंट रिसोर्स पर्सन के साथ जुड़े रहते हैं। जैसे ही वेबिनार खत्म होता है, आप लास्ट में उसका सर्टिफिकेट सभी को मिलता है। रिस्पेक्ट ज्ञान हेलो बोल रहे हैं, हाय बोल रहे हैं। निधि नयन हेलो, गुरमीत कौर हेलो, गुड इवनिंग, सभी को नमस्ते है। परवेज जी गुड इवनिंग है आपको। सभी साथियों को मेरी तरफ से और हमारे रिसोर्स पर्सन की तरफ से भी नमस्ते और गुड इवनिंग है। मैं आज के रिसोर्स पर्सन को इंट्रोड्यूस करूं इससे पहले मैं आपको बता दूं कि वेबिनार खत्म होते ही इसी वेबिनार के लास्ट में आपको एक लिंक मिलेगा जिससे आप सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं और इसी के साथ
आप इस वीडियो को शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो कोई जीएसटी आपको नहीं देना पड़ेगा, बिल्कुल ये फ्री है। इसी के साथ आज हम आ गए हैं अपने टॉपिक की तरफ। अनु अहलावत जी आपका भी वेलकम है। हमारे रिसोर्स पर्सन भी बड़े बेहतरीन हैं और इंटरव्यू एटिकेट्स एज वेल एज कॉर्पोरेट एटिकेट्स जो आज के दिन जीता जागता बर्निंग जो प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन लेकर सर आए हैं। हमारे इस टॉपिक पे बात करेंगे कि आखिरकार किस कारणवश हम इन चीजों के पीछे, हम इन चीजों में कई बार उलझ जाते हैं और हमें पता ही नहीं लगता कि ये छोटी छोटी चीजें हम लोग सीख सकते थे। मैं आज के रिसोर्स पर्सन को इंट्रोड्यूस करूं, इससे पहले मैं सभी साथियों को भी बोलूंगा कि जैसे जैसे मैं सर की क्वालिटीज और उनके एक्सपीरियंस पे बात करूं, आप लोग भी सर का वेलकम कर सकते हैं। आप डॉक्टर रोहित जांगड़ा हैं, आप फाउंडर हैं एक बढ़िया बेहतरीन इंस्टीट्यूट जो लोगों की स्किल्स पे काम करता है, दैट इज डिवाइन क्रू। और आप एक पब्लिक स्पीकर हैं, जैसा कमेंट में भी देखने को मिला था, मैन ऑफ वर्ड्स। और इसी के साथ करियर काउंसलर हैं आप और बिजनेस कोच और माइंडसेट कोच हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से भी आपसे मिला हूं। आपके काम करने के तरीके को मैं इतना एडवांस मानता हूं, जिसकी जरूरत लोगों को 5 साल 10 साल बाद महसूस होगी, उसी चीज पे आप आज काम कर रही हैं। ये आपका लॉन्ग विजन को दिखाता है। रोहित जी, आज आपने हमारे साथ फिर से कनेक्ट होके जो अपनी भावना को जाहिर किया है, मैं निश्चित ही हमारी तरफ से, हमारी फाउंडेशन की तरफ से आपके ऑर्गेनाइजेशन को तो शुभकामनाएं देता ही हूं और मैं आपका आभार और धन्यवादी भी हूं कि आपने फिर से हमारे साथ जुड़ने के लिए फिर से आग्रह को हमारा स्वीकार किया, हमारे इनविटेशन को स्वीकार किया। हमारी पूरी टीम पर्सनैलिटी केयर फाउंडेशन की और हमारी सारी प्यारी प्यारी ऑडियंस, हम सब लोग मिलके आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। आइए बढ़े हम अपने टॉपिक की तरफ, आइए बढ़े हम डॉक्टर रोहित जांगड़ा की तरफ। ओवर टू यू सर। हेलो एवरीवन, सबसे पहले तो सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। हमारी प्यारी प्यारी ऑडियंस को मैं जैसे कि कमेंट देख पा रहा हूँ, बहुत सारे लोग अलग अलग जगह से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। थैंक यू सो मच राज सर, मुझे इस प्लेटफॉर्म पे इनवाइट करने के लिए, एक अपॉर्चुनिटी देने के लिए, ताकि जो मेरे दिमाग में जो चीजें हैं, मेरे पास जो नॉलेज है, वो हम आप लोगों के साथ मिलकर दूसरे जो नीडी जो स्टूडेंट्स हैं, जो लोग हैं, उन तक पहुंचा पाए और वो अपनी लाइफ के अंदर, अपने करियर के अंदर सक्सेसफुल बन पाए। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ऑडियंस, इतना ज्यादा प्यार देने के लिए। और आज के टॉपिक को है ना, शुरू करने से पहले एक चीज बता देता हूँ। आज जो छोड़ के जाएगा ना, वो अपनी लाइफ के अंदर बहुत कुछ होने वाला है। लास्ट वेबिनार के अंदर है ना, हमने धमाल मचाया था और आज उससे भी बड़ा धमाल हम मचाने वाले हैं। सो लास्ट तक बने रहिएगा, मैं लिख के दे सकता हूँ ऑन पेपर। आज आप कुछ ना कुछ ऐसा इस वेबिनार से लेके जाओगे जो आपकी लाइफ के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। एम आई राइट सर? जी। तो अमूमन होता क्या है, जैसे हमने अपनी स्कूलिंग की, ग्रेजुएशन की, हम अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें एक जॉब मिल जाए जो हमारी बेसिक नीड्स को, हमारी कुछ डिजायर्स को फुलफिल कर दे। एक ऐसी जॉब 20,000, 30,000, 40,000, 15,000, 12,000 हम एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन वो जॉब मिलने से पहले एक सबसे बड़ा बैरियर होता है, लोग बोलते हैं सी इंटरव्यू क्रैक करना पड़ेगा। अब इंटरव्यू के लिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं, अगर आप उनको पहले से ही प्रिपेयर कर लो ना, तो आप चाहे आईएएस आईपीएस का इंटरव्यू दे देना, आप कभी लाइफ में लैक नहीं करोगे। आज के टाइम पे हमारी स्टेट, अगर मैं हरियाणा की बात करूं, तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों को इंटरव्यू के अंदर ही आती है कि सर इंटरव्यू कैसे क्रैक करें, इंट्रोडक्शन कैसे दें, क्वेश्चंस का आंसर कैसे करें वहां पे। क्योंकि है ना, आज मैं एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, तो उसमें एक बहुत शानदार लाइन लिखी थी कि इंटरव्यू इज ऑल अबाउट अ कम्युनिकेशन बिटवीन टू लायर्स। यानी कि दो झूठे लोगों के बीच में जो बातचीत होती है ना, उसको इंटरव्यू बोलते हैं। अब सामने वाला जो पूछने वाला होता है वो भी झूठ बोल रहा होता है, और जो बताने वाला होता है ना, वो भी झूठ बोल रहा होता है। क्योंकि हम है ना, आर्टिफिशियल बनने की कोशिश करते हैं कि इंटरव्यू के अंदर थोड़ा-सा आर्टिफिशियल बने, थोड़ा-सा फ्लेक्स मारेंगे, तो है ना, एचआर हमारे से इम्प्रेस हो जाएगा और हमें जॉब दे देगा। लेकिन ऐसा अगर आप माइंडसेट रखोगे, तो ये माइंडसेट आपका हर जगह नहीं चलने वाला दोस्तों।
हो सकता है एक जगह चल जाए, 2 जगह चल जाए, आपको रियल बनना पड़ेगा। इसलिए बोला जाता है बी रियल, बी बोल्ड। अगर आप रियल रहोगे, तो आप बोल्ड बनोगे, कॉन्फिडेंट रहोगे और वो कॉन्फिडेंस है ना आपकी फेशियल एक्सप्रेशन से, आपकी कम्युनिकेशन से, आपकी वोकल से अलग से झलकता है, अलग से निकलेगा। और जब वो कॉन्फिडेंस निकल के आएगा ना और जब आप जवाब दोगे इंटरव्यू के क्वेश्चंस का, तो कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो आपको रिजेक्ट कर देगा। तो इसीलिए रियल रहिए, किसी भी इंटरव्यू के अंदर जब आप बैठते हैं, तो सबसे पहली चीज़ रियल बन के जाइए, आर्टिफिशियल बन के मत जाइए। तो सर आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो 2 सेगमेंट्स के अंदर बँटा हुआ है। एक तो इंटरव्यू के लिए एटिकेट्स और एक कॉर्पोरेट के लिए एटिकेट्स। तो हम कौन-सा सेशन पहले स्टार्ट करें? वैसे तो पहली बॉल में 6 है कि 2 लायर के बीच जो एक कन्फ्यूज़न पैदा होती है कि भई बनावटी चीज़ें हैं। तो इंटरव्यू से ही शुरू करते हैं कि बनावटी नहीं रियल कैसे बनना है और कैसे हम अपनी रियल अंदर की चीज़ को दिखा पाएँ ताकि लोग सही राय बना के सही आदमी को सेलेक्ट करें। इंटरव्यू एटिकेट्स से शुरू करते हैं सर। जी, बिल्कुल। क्योंकि ये इसीलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जॉब लगने से पहले तो आपका इंटरव्यू देना पड़ेगा ना। तो कॉर्पोरेट एटिकेट्स की ज़रूरत पड़ती है आपको जॉब लगने के बाद। अब जॉब लगने के लिए इंटरव्यू क्रैक करना पड़ेगा दोस्तों। तो इंटरव्यू के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी तो देखिए एक बहुत अच्छे अमेरिकन एक्टर हैं विल रॉजर्स उन्होंने एक बहुत शानदार स्टेटमेंट दी थी। यू विल नेवर गेट अ सेकंड चांस टू मेक फर्स्ट इंप्रेशन बेटर कि आपको अगर अपना फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा दिखाना है ना, तो उसके लिए आपको दूसरा मौका जीवन के अंदर कभी भी नहीं मिलता दोस्तों, आपको एक ही मौका मिलता है। उसी के अंदर आपका जो इंप्रेशन है, वो अगर शानदार गया, एक ही बॉल मिलेगी, अगर उसपे 6 लगा, तो दैट्स ओके, नहीं लगा तो भई और बहुत सारी दुनिया वेट कर रही है, ठीक है? कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा है, हर एक इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। अगर आप ये सोचते हो सर मैं ये क्वालिफ़िकेशन मेरी है, मैंने बीटेक कर लिया, मैंने एमटेक कर लिया, मैं पीएचडी करके बैठा हूँ और मेरी जॉब बहुत ईज़ी लग जाएगी। नहीं, ये सिर्फ़ आपका वहम है, ऐसा नहीं होने वाला। ऑलरेडी कई-कई साल से लोग वेट कर रहे हैं। व्हाट मेक्स यू यूनिक ठीक है? आपके अंदर ऐसा क्या अलग है, जो आपको दूसरों से डिफरेंट बनाता है, आपको दूसरों से अलग करता है, उसके चीज़ के बेसिस के ऊपर आपका इंटरव्यू के अंदर सिलेक्शन होता है। तो दोस्तों जब इंटरव्यू की जब बात आती है, तो हम है ना उसको 3 डिविजन्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। अब बोल दिया गया लोकल जो सिटीज़ हैं, जो छोटी सिटीज़ हैं, उनके अंदर अमूमन क्या होता है, बड़ी सिटीज़ के अंदर भी सेम यही होता है। कॉल आया इंटरव्यू के लिए और हम अपना रिज़्यूमे लेके और चले जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको उसके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। आप जॉब के लिए इतने डेस्परेट मत होइए कि अगर आपने कहीं पे जॉब के लिए अप्लाई किया था, वहाँ से कॉल आया कि जी क्या आप आज आ सकते हो? हम इतने डेस्परेट हो जाते हैं, "हाँ जी, हाँ जी, अभी 1 घंटे के अंदर आ जाऊँगा।" नहीं, आपका टाइम भी इम्पोर्टेंट है। भले ही आप जॉब लेने जा रहे हो, लेकिन क्या आप इतने फ्री हो कि आप अवेलेबल हो जाओगे उसी समय पे, सामने वाले पर्सन के लिए? ये आपको दिखाता है आपकी वैल्यू को तो उसी समय कम कर देता है। सामने वाला पर्सन उसी समय आपको डोमिनेट कर लेता है। वो सोचता है कि अच्छा ये तो अभी आ रहा है, ठीक है, इतना कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा इस कैंडिडेट वो कॉल पे ही आपको ऑलरेडी रिजेक्ट कर चुका होता है। वो आपको बुलाएगा सिर्फ़ फॉर्मेलिटीज़ करने के लिए। आपको बुलाने के बाद अगर कुछ एक आधा उसको लगा कि हाँ, ठीक है, काम चल जाएगा तो रख लेगा, नहीं तो रिजेक्ट तो आप कॉल पे हो ही चुके हैं ना दोस्त। आप जाओगे, टाइम वेस्ट करोगे, किराया लगाओगे, पैसा खराब करोगे और फिर एक रिजेक्शन लेके अपने हाथ के अंदर और फिर घर पे वापस आओगे। उससे पहले वो बोलते हैं ना किसी भी युद्ध में जाने से पहले अगर आपने जंग की तैयारी नहीं की तो आपकी हार निश्चित होती है दोस्त, ठीक है? तो आप एक युद्ध लड़ने जा रहे हो, तो उसकी तैयारी, उस जंग की तैयारी टीवी में एड्स भी आती है ना वो बॉर्नविटा की एड है या कौन-सी है तैयारी जीत की, तो वो तैयारी जीत की तैयारी है ना आपको करके जानी पड़ेगी पहले ही। आपको 3 सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड कर दो। बिफोर इंटरव्यू, ऑन द डे ऑफ इंटरव्यू एंड आफ्टर इंटरव्यू। 3 चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। अब 1 दिन पहले करोगे क्या? कॉल आया कंपनी से कि सर आपका या मैम आपका इंटरव्यू है, आप कब आ सकते हो? जी, मैं आज नहीं आऊँगा या आज नहीं आऊँगी, मैं कल आऊँगी। कल टाइम पूछ लीजिए सामने वाले से कल मैं किस समय आ सकती हूँ या आ सकता हूँ। टाइम पूछ लीजिए कोई इश्यू नहीं। अब आपको 1 दिन पहले करना क्या है? जिस कंपनी से कॉल आया उसके बारे में रिसर्च कीजिए दोस्तों। हम नहीं करते। हमें पता भी नहीं होता हम कौन-सी कंपनी के अंदर इंटरव्यू देने जा रहे हैं। 99% केसेज़ के अंदर यही होता है। हम इंटरव्यू देने चले जाते हैं लेकिन हमें कंपनी का नाम तक पता नहीं होता और हम सीधा घुस जाते हैं कि जी हमारा इंटरव्यू ले लो। अब क्या लगता है कि क्या इस तरीके से आप छोटे-मोटे इंटरव्यू तो क्रैक कर लोगे, एक 8-10 हज़ार रुपए की जॉब अगर आपको करनी है,
तो वो तो आप क्रैक कर दोगे। लेकिन एक अच्छी व्हाइट कॉलर जॉब, एक रेपुटेटेड जॉब अगर आपको चाहिए, तो बिना रिसर्च के आप उसे हासिल नहीं कर सकते दोस्तों। रिसर्च करनी पड़ेगी, युद्ध में जाने से पहले सामने वाले की रणनीतियों के बारे में डिस्कस किया जाता है, रिसर्च की जाती है। बहुत पुरानी नीतियाँ चली आ रही है हमारे भारत देश के अंदर। अगर हम है ना किताबों को छोड़ भी दें ना और सिर्फ़ हम अपनी पुरानी चीज़ों को भी अगर अपने जो हमारा पास्ट है इंडिया का, अगर उसको भी स्टडी कर लेना, तो हम बहुत अच्छे लेवल पर अपने माइंडसेट को डेवलप कर सकते हैं। आप रिमेंबर आप टीवीज़ के अंदर देखते होंगे, आप याद कीजिए कि कोई भी युद्ध से पहले रणनीति तैयार की जाती है। रणनीति क्या है? प्लानिंग है, ठीक है? और सामने वाले की रणनीति के बारे में भी डिस्कस किया जाता है। वो क्या होता है? वो रिसर्च होती है एक तरीके से, ठीक है? तो इंटरव्यू में जाने से पहले किस कंपनी के अंदर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो? किस इंडस्ट्री की वो कंपनी है? कितनी बड़ी वो कंपनी है, छोटी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, कितने एम्प्लॉइज़ उसके अंदर काम करते हैं, कंपनी की पॉलिसीज़ क्या-क्या है, ठीक है? कंपनी की भई आपकी हायरिंग पॉलिसीज़ क्या-क्या हैं, ऑनबोर्डिंग पॉलिसीज़ क्या-क्या हैं, उसकी कस्टमर पॉलिसी क्या कहती है, कंपनी के प्रोडक्ट क्या-क्या है, प्रोडक्ट नहीं है तो सर्विसेज़ अगर दे रही है, तो सर्विसेज़ क्या-क्या है उस कंपनी की और उस प्रोडक्ट या सर्विस की पॉलिसीज़ क्या-क्या बोलती है, एथिकल है या नहीं है सबसे बड़ी चीज़। क्योंकि आप एक ऐसी फर्म के अंदर जुड़ जाओगे जो अनएथिकल होगी, तो उससे क्या होगा आपके करियर पे एक ब्लैक डॉट लगने वाला है। तो चूज़ योर करियर वाइज़ली, चूज़ योर कंपनी वाइज़ली। बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जिनके बड़े-बड़े केसेस चल रहे हैं। आप जब उनके अंदर घुसते हो ना और जब एग्ज़िट मारते हो 6 महीने, 1 साल, 2 साल के बाद, फिर जब जाके बोलते हो ना मैं इस कंपनी से निकल के आया हूँ, वो ऑलरेडी रिजेक्ट कर देते हैं। क्योंकि कंपनी अच्छी नहीं थी। तो आप इतने डेस्परेट मत होइए, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, इतने डेस्परेट मत होइए जॉब के लिए, जॉब आपको मिलेगी डेफिनिटली, आपको बस थोड़े से स्किल सेट के ऊपर काम करना है दोस्तों, ठीक है? दूसरी चीज़ रिसर्च करने के बाद आपको ये पता होना चाहिए आपका इंटरव्यू लेगा कौन? नो योर इंटरव्यूअर्स, ठीक है? सामने वाला एचआर कितना पढ़ा-लिखा है, कितनी उसकी क्वालिफ़िकेशन है, ये आप पूछ सकते हो, ऑन कॉल पूछ सकते हो, सामने वाले का नाम क्या है? आप सिर्फ नाम पूछ लो, लिंक्डइन पे जाओ, नाम टाइप करो, ठीक है? वहाँ की उसकी पूरी प्रोफ़ाइल निकल आएगी, उसकी एजुकेशन, उसका एक्सपीरियंस, उसका उसकी जो फ़ीड्स होंगी, जो उसकी पोस्टिंग फ़ीड्स होगी, वहाँ से आपको पता लग जाएगा, सामने वाला कैंडिडेट कैसा है, सामने वाला जो एचआर है, वो किस तरीके के माइंडसेट का पर्सन है। वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा। उसका नाम पता लग जाएगा। एक आप वहाँ पे इंटरव्यू रूम के अंदर केबिन के अंदर घुसे, वहाँ पे सर गुड इवनिंग ये बोल रहे हो। एक वहाँ पे आप कॉन्फिडेंटली जाके हैंडशेक कर रहे हो, हेलो मिस्टर नेहरा, हेलो मिस्टर मेहरा, हेलो मिस्टर शर्मा, हेलो मिस्टर राजीव, जो उसका एक्स-वाई-ज़ेड जो भी उसका नाम है, वो आप नाम लेके बोल रहे हो वहाँ पे, ठीक है? अगर आपसे बड़ा भी है इंटरव्यूअर, तो वो आपसे हैंडशेक करेगा, क्योंकि ये बेसिक कॉर्पोरेट एटिकेट्स है, वहाँ पे ये नहीं कि अच्छा बड़ा है तो अंकल जी बोल देंगे, नहीं। वो एक ऑफिस है, वहाँ पे अंकल जी नहीं चलने वाला, ना वो सुनने के लिए बैठा है। अगर आप वहाँ पे जाके कॉन्फिडेंटली हैंडशेक करोगे, तो वो एक अच्छा इंप्रेशन आपका डालेगा, ठीक है? ये नहीं कि वहाँ पे जाके नमस्ते अंकल जी, नमस्ते आंटी जी या नमस्ते मैम, ये बोलोगे, तो वो नहीं, आप हैंडशेक कीजिए जाके, एक प्रॉपर हैंडशेक। हैंडशेक भी अभी चलो टॉपिक के अंदर अगर आ ही गया है नाम, तो ये भी बता देते हैं, हैंडशेक करने का तरीका ही नहीं पता होता बहुत सारे लोगों को। कुछ तो बस 2 उँगलियाँ पकड़ाएँगे ऐसे, ऐसे हैंडशेक कर लो जी। ठीक है? एक एक डेड फिश बिल्कुल ऐसे मरा सा हाथ दे देंगे, लो जी, आप ही कर लो मेरा हाथ अगर आपको हैंडशेक करना है तो आप ही कर लो, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। और बहुत सारे लोग तो क्या करेंगे पकड़ के हाथ को इतना हिला देंगे जैसे बाजू में से निकाल ही देंगे। ये भी नहीं करना है आप लोगों को, ठीक है? एक जेंटल ऐसे, ये आपका क्लियर टच होना चाहिए, ये वाली जो चीज़ें हैं, ठीक है? एक जेंटल प्रेस 1 एंड 2 सिर्फ 2 बार ऊपर और नीचे, ठीक है? ये आप कीजिए इतना और ये एंगल भी होता है, थोड़ा-सा बाहर की तरफ टिल्ट होता है आपका जो ये कोहनी है ना, ये थोड़ी-सी बाहर की तरफ टिल्ट होती है। इतना आप करेंगे, तो वो एक अच्छा इंप्रेशन और आपकी बॉडी लैंग्वेज वहीं से कॉन्फिडेंट बनना स्टार्ट हो जाएगी। केबिन के अंदर एंटर हुए, एंटर होते ही आपने कॉन्फिडेंटली हैंडशेक किया, हैंडशेक करते ही सोचो आपने एचआर को वहीं पे डोमिनेट कर लिया भाई साहब। एक तो आप जाके वहाँ पे बैठने के लिए भी आपकी टाँगें काँप रही है। एक आपने एंटर होने के बाद कॉन्फिडेंटली टेबल के ऊपर आपने हैंडशेक किया। अगर आप हैंड ऑफर कर रहे हो तो सामने वाला जो एचआर है ना उसको हैंडशेक करना पड़ेगा। ये उसकी मजबूरी है। अब हैंडशेक क्यों नहीं होता? क्योंकि हम ही हैंड ऑफर नहीं करते भाई। तो सामने वाला क्यों हैंड ऑफर करेगा? ठीक है? वो तो सीनियर है आपसे, वो तो ऑलरेडी वर्किंग है उस कंपनी के अंदर, वो तो आप इतने बड़े बॉस तो नहीं हो कि वो आपको हैंड ऑफर करेगा, चेक करने के लिए आप ऑफर करो ना। अगर आप ऑफर कर रहे हो तो उसकी मजबूरी बन जाएगी अपना हैंडशेक करने, अपना हैंड ऑफर करने की, ठीक है? और वहाँ पे फिर कभी है ना ये चीज़ ट्राई करना, एक बार है ना डेमो करके देख लेना मेरी इस बात का, कल ही चले जाना बेशक किसी कंपनी के अंदर और हैंड ऑफर करना और जब एचआर का हैंड निकल के आएगा ना,
वो विदाउट कॉन्फिडेंस निकल के आएगा, मैं लिख के दे सकता हूँ क्योंकि डोमिनेट आप कर चुके हो ऑलरेडी उसको, उसका कॉन्फिडेंस डाउन कर दिया आपने। अब अमूमन होता क्या है, हमारा कॉन्फिडेंस डाउन होता है, आपने एक ही चीज़ के अंदर सामने वाले का कॉन्फिडेंस डाउन कर दिया। अब वो आपसे इंट्रोडक्शन भी है ना, 2-4 मिनट आपका रिज्यूमे रीड करने के बाद पूछेगा, गारंटी के साथ लिख के दे सकता हूँ ये चीज़। ठीक है, वो डेस्परेट हो रहा था ना क्वेश्चन पूछने के लिए कि आए मेरे क्या सामने कैंडिडेट बैठे और मैं पूछूँ। वो नहीं पूछेगा, वो समय लेगा, वो 3-4 मिनट का समय लेगा और 3-4 मिनट आपको मिल जाएगी उस केबिन के अंदर कंफर्टेबल होने के लिए। जब आप रिज्यूमे हैंडओवर कर रहे हो, उसको ऐसे मत दो, दोनों हाथों से हैंडओवर करो, सर प्लीज़ टेक इट, ठीक है? और वहाँ पे पूछ लीजिए मे आई सिट सर और मैम जो भी हैं वहाँ पे और आराम से बैठ जाइए। इसके बाद देखिएगा, नोटिस कीजिएगा, वो 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट लेगा आराम से और अपना कंफर्टेबल होके बैठ जाइए, ठीक है? फिर वो जो आपसे इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चन पूछ रहा है, आराम से जवाब दीजिए, कम्युनिकेट कीजिए। अब क्वेश्चन आंसर नहीं होता इंटरव्यू के अंदर, ये चीज़ भी दिमाग से निकाल दो। इंटरव्यू के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ कम्युनिकेशन होता है, बातचीत होती है। सामने वाला आपसे ना आपके नाम, आपके गाँव, आपके मोबाइल नंबर, आपकी एजुकेशन से सामने वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ना। वो सारी चीज़ें आपके रिज़्यूमे के अंदर लिखी हुई है। वो सिर्फ़ आपसे बात करना चाह रहा है। अगर आप कॉन्फिडेंटली अब हम नॉर्मली किसी रेस्ट्रो कैफ़े के अंदर किसी अननोन पर्सन के साथ बैठे हैं, वहाँ पे भी तो हम कंफर्टेबल होके बात करते हैं ना। तो सेम एज़ इट इज़ वहाँ पे करना होता है। आपको सिर्फ़ अच्छे से कम्युनिकेट कीजिए वहाँ पे एचआर के साथ। एचआर के साथ बात करोगे, कम्युनिकेट क्या करना है, वो जो पूछ रहा है आपने आपके बारे में, वो उसको बता दीजिए। अगर आपका कोई डाउट है, क्वेश्चन है, वो उससे पूछ लीजिए। अब सबसे बड़ा पंगा तो यही होता है ना, सर हमारा तो कुछ होता ही नहीं, हम तो सर पूछ ही नहीं पाते। पूछना होता है लेकिन सर पूछ नहीं पाते, कैसे पूछे सर, रिजेक्ट कर दिया तो, नहीं भाई क्यों कर देगा रिजेक्ट? आप कोई उसको गाली नहीं दे रहे, आप कोई वल्गर वर्ड यूज़ नहीं कर रहे, आप कुछ उसको ऐसी चीज़ नहीं पूछ रहे जो आउट ऑफ द टॉपिक हो। आप जॉब करने जा रहे हो, आप अपने 8 घंटे बेचोगे, आप अपने 8 घंटे बेचोगे तब वो जाके आपको सैलरी देगा। ये नहीं है कि आप जा रहे हो और वो आपसे ऐसे ही आपको सैलरी देगा ना, वो आपसे काम भी कराएगा। तो आपका भी हक बनता है दोस्तों कि आप उससे क्वेश्चन पूछें। इंटरव्यू खत्म होने के बाद, ठीक है? तो जी आपने सबसे पहले रिसर्च करना है इंटरव्यू में जाने से पहले, दूसरा आपको आपके इंटरव्यूअर के बारे में पता होना चाहिए कि आपका इंटरव्यूअर कौन है, कौन आपका इंटरव्यू लेगा। तीसरी चीज़ है, कुछ बेसिक से क्वेश्चन्स होते हैं दोस्तों, वो प्रिपेयर कर लीजिए। अब जिस भी इंडस्ट्री के कंपनी के अंदर आपने रिसर्च तो कर लिया ना कंपनी का पहले स्टेप के अंदर, अब आपको यही पता लग गया, मान लो कोई सेल्स की कंपनी है, तो सेल्स के कुछ बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, व्हाट इज सेल्स, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड मार्केटिंग, ठीक है भाई, वो पूछ लेते हैं ना कि मुझे पेन बेच के दिखाओ, एक आपका इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है, कस्टमर सर्विस और सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर क्या डिफरेंस होता है, कि भाई आप सेल्स को कैसे बढ़ाओगे, मल्टीप्लाई कैसे करोगे, ये कुछ बेसिक से क्वेश्चंस होते हैं, वो आप प्रिपेयर कर लीजिए। अब ये बेसिक क्वेश्चंस आपको गूगल पे भी मिल जाएंगे। अब भाई गूगल पे भी ना मिले तो डिवाइन क्रूज जिंदाबाद, आप कॉल कीजिए हमारे हेल्पलाइन नंबर पे, हम आपको बेसिक क्वेश्चंस दे देंगे, कोई पैसा नहीं लगना आपका, ठीक है? आप अपने इंटरव्यू के लिए तैयारी पहले कीजिए जीत की। अब आता है नेक्स्ट डे, इंटरव्यू वाला दिन। 3 ही स्टेप करने हैं आपने, 3 ही काम करने हैं। रिसर्च कर लो कंपनी के बारे में, अपने एचआर के बारे में रिसर्च कर लो, ठीक है? और बेसिक से क्वेश्चन्स अपने प्रिपेयर कर लो ताकि आपको रिमाइंड इस माइंड के अंदर, इस सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो चीज़ें रहें कि आपने जाके क्या बोलना है। अब एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको, कुछ दिन पहले मेरी एक स्टूडेंट गुड़गाँव के अंदर इंटरव्यू देने गई। मैंने उसको क्वेश्चन्स भी बता दिए कि जी ये क्वेश्चन्स आप प्रिपेयर कर लो। सामने वाला जो एचआर था उसने वही क्वेश्चन पूछा। अब क्वेश्चन था व्हाट इज़ डेबिट कार्ड? मैंने उसको 2 क्वेश्चन बताए थे कि जी आप डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, ये क्वेश्चन्स आपसे बेसिकली पूछे जाएँगे, आप जवाब दे देना। अब वहाँ पे वो इतनी नर्वस हो गई कि उसने डेबिट कार्ड की जगह क्रेडिट कार्ड का आंसर कर दिया। तो ये गड़बड़ कहाँ से हुई? स्टार्टिंग से ही, जब आप केबिन के अंदर एंटर होते हो, तो हैंड ओवर करना कभी मत भूलना दोस्तों, ठीक है? अब चलते हैं, सोच के इमेजिन करते रहो साथ के साथ, उसी रिदम में चलना है हमने। सोच लो कि आपकी जॉब लग रही है, अब साथ के साथ अगले आधे पौने घंटे के अंदर आपकी नौकरी लगवा देंगे आज पक्का, गारंटी के साथ लिख के देता हूँ, ठीक है? अब चलते हैं अगले दिन, जिस दिन आपका इंटरव्यू है। सुबह-सुबह उठिए, 11 बजे कंपनी के अंदर पहुँचना है और सोचो 1 डेढ़ घंटा हमें 1 घंटा हमें लगने वाला है कंपनी तक पहुँचने के लिए हमारे घर से। तो भई हमें घर से निकलना पड़ेगा 10 बजे, तभी तो 11 तक पहुँचेंगे। नहीं, आप साढ़े 9 निकलिए, ठीक है? आप साढ़े 10 पहुँच गए, आप आधा घंटा गेट के बाहर वेट कर लीजिए। गेट के बाहर भी मत कीजिए, कंपनी के अंदर चले जाइए, वेटिंग एरिया होता है, वहाँ पे वेट कर लीजिए। अब वहाँ पे आधा घंटा पहले पहुँचने के बाद वहाँ के एम्प्लॉइज़ से बात कर लो, भाई कंपनी कैसी है?
सीनियर्स कैसे हैं, सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं, कंपनी का कल्चर कैसा है। अब फिर वहाँ से चेक कर लीजिए, वहाँ पे क्वेश्चन्स आ जाएँगे, वो जाके एचआर से पूछ लेना फिर, कि सर बाहर एम्प्लॉइज़ ऐसे बोल रहे थे, पॉजिटिव बोल रहे थे, सर बाहर एम्प्लॉइज़ नेगेटिव बोल रहे थे, वो डिस्कशन कर लीजिए। सामने वाला बंदा सोचेगा हाँ, ये पूरी रिसर्च करके आया है, इसको ज़रूरत है जॉब की और ये हमारी ऑर्गनाइज़ेशन के लिए एक अच्छा कैंडिडेट, एक अच्छा एम्प्लॉयी साबित हो सकता है। अब हम जाके वहाँ पे कुछ नहीं पूछते तो फिर वो फ़ॉर्मेलिटीज़ अ, रियलिटी यही है, हम भी फ़ॉर्मेलिटी करके आते हैं और एचआर भी फ़ॉर्मेलिटी करता है। इसीलिए वो स्टेटमेंट थी कि इंटरव्यू इज़ ऑल अबाउट कम्युनिकेशन बिटवीन 2 लायर्स, ठीक है? तो फ़ॉर्मेलिटी नहीं करके आनी है आपने। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाइए अपने इंटरव्यू को कि हाँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा इंटरव्यू है, मैं जाके क्रैक करूँगा, ठीक है? तो दोस्तों आधा घंटा पहले पहुँचना है तो सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। सुबह जल्दी उठने के लिए आपको अलार्म सेट कर लो, अलार्म सेट उठो, उठने के बाद मैं बोलता हूँ जिस दिन इंटरव्यू देने जाओ ना 15 मिनट या तो मेडिटेशन कर लो या एक्सरसाइज कर लो। अगर ये कर लिया, अगर डेली नहीं कर रहे हो ना तो उस दिन ज़रूर कर लेना जिस दिन इंटरव्यू देने जा रहे हो। करने के बाद ऑटोमेटिकली क्या होता है हमारा जो मोरल होता है ना वो बूस्ट होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है इससे। हम है ना एनर्जेटिक फील करते हैं, हम रिफ्रेश्ड फील करते हैं, यूथफुलनेस हमारे फेस के अंदर वो ग्लो आ जाता है चेहरे पे। तो वो चेहरे पे जब ग्लो आएगा ना तो वो आपकी बात के अंदर आपकी बॉडी लैंग्वेज आपको चलते टाइम भी ऐसा लगेगा हाँ आज तो मैं बावजू हूँ, आज तो मैं साफ बन गया। वो वाली फीलिंग आएगी आपको दोस्तों, ठीक है? तो एक्सरसाइज कीजिए, उसके बाद रेडी हो गए, आपके जो कपड़े हैं वो अच्छे से प्रेस होने चाहिए, डिसेंट लुक होनी चाहिए। ट्राई टू बी इन फॉर्मल्स, ठीक है? फॉर्मल्स पहनने की कोशिश कीजिए। ये नहीं कि कटी-फटी जीन्स पहन के और आप जा रहे हो इंटरव्यू देने, नहीं, वो एक अच्छा सेंस नहीं बनाता, एक अच्छी पर्सनैलिटी नहीं दिखाता। अगर आप चाह रहे हो अच्छी जॉब मिले, तो आपको उससे पहले अपने आप के ऊपर काम करना पड़ेगा, अच्छा बनना पड़ेगा, अच्छी प्रोफाइल अपनी डिस्प्ले करनी पड़ेगी। फिर से वही बात आ जाती है फर्स्ट इंप्रेशन वाली, ठीक है? तो अच्छा इंप्रेशन डलेगा आपके कपड़ों से, क्योंकि आप बोल तो बाद में रहे हो ना, पहले तो आप दिख रहे हो, अपने आप को दिखा रहे हो, डिस्प्ले कर रहे हो। अब डिस्प्ले के करना है तो आप अगर अच्छे दिखोगे तो अच्छा इमेज जाएगा, अगर नहीं दिखोगे तो भाई फिर वो इमेज नेगेटिव जाने वाला है। तो ये पहुँचने के बाद रेडी हो गए, ऑफ़िस पहुँच गए, आपने क वहाँ के एम्प्लॉयी से बात कर ली। बात करने के बाद आप केबिन के अंदर घुसे, केबिन के अंदर घुसने के बाद आपने हैंडशेक किया जो मैंने पहले ही बताया था। हैंडशेक करने के बाद आप बैठिए आराम से और जो भी क्वेश्चन्स आपसे पूछे जा रहे हैं, इंट्रोडक्शन आ जाता है सबसे पहले तो बोल देते हैं, एचआर बोलता है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ या फिर टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, ठीक है? तो वहाँ पे क्या बोलेंगे? अपना नाम बता देंगे। ठीक है, सर माय नेम इज़ रोहित एंड आई एम फ्रॉम रोहतक एंड आई एम 25 years old and I have completed my bachelor's of physiotherapy in Fla College and currently I'm pursuing this वो अपने बारे में आपके नाम, आपका एज, जेंडर ये सारी चीज़ें बता देते हैं अपने इंट्रोडक्शन के अंदर। नहीं, ये तो सुननी ही नहीं सामने वाले ने, ये तो आपके रिज्यूमे के अंदर लिखी हुई है। वो वो आपसे सुनना चाह रहा है कि वो आपको हायर क्यों करे भाई? वो आपको नौकरी पे क्यों रखे? आपके अंदर ऐसे क्या स्किल्स हैं? ये चीज़ें अपने इंट्रोडक्शन के अंदर ऐड कर दो, ठीक है? अपना नाम बताओ, अपना प्लेस बताओ, अपनी एजुकेशन, उसके बाद आप आ जाइए कि आपके अंदर ऐसे क्या स्किल्स हैं, आपके अंदर ऐसे क्या गट्स हैं, ऐसा क्या टैलेंट है, आपके अंदर ऐसा क्या यूनिक है जिसकी वजह से वो आपको हायर करेगा, ठीक है? कैंडिडेट, वो अपने इंट्रोडक्शन के अंदर ऐड कर दो। अगले 4 सवाल आप अपने इंट्रोडक्शन के अंदर ही एचआर के एलिमिनेट कर देते हो, क्योंकि आगे चल के वो पूछने वाला है ना, व्हाई शुड वी हायर यू? आपने ऑलरेडी बता दिया। अब वो आगे चल के पूछने वाला है ना व्हाट मेक्स यू यूनिक, वो आपने ऑलरेडी बता दिया। वो आगे चल के पूछने वाला है ना डिफाइन योरसेल्फ इन 2 वर्ड्स, 3 वर्ड्स, एक्स वाई ज़ेड, वो आपने ऑलरेडी बता दिया। यानी कि उसके अगले पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के जवाब आपने पहले ही दे दिए उसको। अब फिर से वो सामने वाला एचआर अनकंफर्टेबल हो गया। अनकंफर्टेबल वो कौन हो रहा था पहले? कैंडिडेट हो रहा था ना, लेकिन अब कौन हो रहा है? एचआर हो रहा है। क्योंकि आप आज वेबिनार के अंदर बैठे हो, तो आपने एचआर को अनकंफर्टेबल करना है, खुद अनकंफर्टेबल नहीं होना है। तो अब उसके क्वेश्चन्स चेंज हो जाएँगे। अब आ जाएगा वो सीधे कंपनी वाले क्वेश्चन्स पे, कंपनी प्रोफाइल्स वाले क्वेश्चन्स पे, ठीक है? अब वो भी रिसर्च आप ऑलरेडी करके गए हो कि आप कौन-सी पोज़ीशन के लिए जा रहे हो, इस पोज़ीशन का काम क्या होता है, आपने हमारी कंपनी के बारे में क्या जानते हो, ये आप कंपनी के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को कैसे एक्सप्लोर मतलब कैसे आगे सेल करोगे, कैसे पहुँचाओगे लोगों तक अगर आप सेल्स में जा रहे हो, तो ये रिसर्च भी आपने ऑलरेडी कर रखी है। वो जवाब भी आप कॉन्फिडेंटली दे दोगे। अब भाई इतने जवाब अगर आप कॉन्फिडेंटली दे दोगे, तो समझ लो फिर सारा का सारा मामला वहीं पे सेट हो जाने वाला है, ठीक है? सारी चीज़ें पॉजिटिव हो रही हैं अब तक।
एक शानदार एग्ज़िट लेके, थैंक यू बोल के। क्वेश्चंस खत्म हुए, आप एचआर को थैंक यू बोलिए, थैंक यू सो मच सर फॉर योर प्रीशियस टाइम, ठीक है? या थैंक यू फॉर सो मच सर फॉर इंटरव्यूइंग मी, कि मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, और एक हैंडशेक कीजिए, फिर से हैंड ओवर कर दो, क्या जा रहा है हमारा? हाथ ही तो मिलाना है। अब सोचते हैं कि नहीं सर, सामने वाले तो लड़की है, कैसे हाथ मिलाए, लड़के सोचते हैं। अब लड़की ये सोचते है कि सर सामने वाला तो मेल है, उससे कैसे हाथ मिलाए? अरे भाई, इन चीज़ों से ऊपर उठो, ठीक है? अपनी साइकोलॉजी, अपने माइंडसेट को ऊपर उठाओ थोड़ा, बैरियर, जेंडर का बैरियर हटा दो। वो चीज़ें है ना बहुत पीछे जा चुकी हैं। जेंडर का बैरियर हटा दो, झाँसी की रानी यार अ, मतलब मर्दों से लड़ी थी ना वो जंग। अब वो ये सोचती कि नहीं, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुषों से जंग नहीं कर सकती, युद्ध नहीं कर सकती। तो क्या इतनी बड़ी मिसाल आज के टाइम पे बनती? नहीं बन पाती। ठीक है? तो वो जेंडर वाला बैरियर हटा दो, हैंडशेक अपना ऑफर करो, हैंड ऑफर करो शेक करने के लिए कॉन्फिडेंटली, और वहाँ से एग्ज़िट कर दो। एग्ज़िट करने से पहले अगर कोई भी क्वेश्चन, अगर कोई भी डाउट अगर आपके माइंड के अंदर है उस कंपनी से रिलेटेड, उस इंटरव्यू के बारे में, जो 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा जो आपकी कम्युनिकेशन चली है, तो पूछ के निकलना है, बिना पूछे नहीं निकलना है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, ठीक है? पूछोगे, सामने वाला माइंड नहीं करेगा। और माइंड भी कर भी लिया, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नौकरियाँ बहुत है जीवन के अंदर, एक्सपीरियंस लेके निकलोगे, ठीक है? ये मत सोचना कि नहीं, आज तो भई आखिरी मौका है मेरे जीवन का, आज के बाद जीवन खत्म हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, ठीक है? आपको लाइफ़ बहुत ज़्यादा मौके देगी आगे बढ़ने के लिए, आप फिर से उस चीज़ को ट्राई कर सकते हो, ठीक है? अब आ जाते हैं जी नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे आपने क्या करना है? आपको याद है, हमने इंटरव्यू से पहले वाले दिन एचआर की जो लिंक्डइन प्रोफाइल थी, उसपे हमने उसकी सारी रिसर्च की थी। तो जी लिंक्डइन पे आपको एचआर की ईमेल भी मिलेगी। चलो ईमेल ना मिले, उसका वो इनबॉक्स तो मिलेगा ना। तो इनबॉक्स के अंदर है ना एक मैसेज, एक छोटा-सा नोट टाइप करके भेज दीजिए कि सर थैंक यू, कल आपने मेरा इंटरव्यू लिया था, मैं आया था, मैं वो फला-फला कैंडिडेट हूँ, और आपके साथ बात करके मेरे को अच्छा लगा, बहुत अच्छा इंटरव्यू रहा मेरा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मैंने बहुत सारी चीज़ें नई सीखी, जो मैं अपने करियर के अंदर आगे ग्रो करने के लिए यूज़ करूँगा। एक थैंक यू नोट बना के उसके पास भेज दो। फॉलो मत करना भाई। फॉलो मत करना, ठीक है? नहीं तो वो सोचेगा कि ये तो पीछे पड़ा हुआ है, ठीक है? इसने मेरी प्रोफ़ाइल सारी स्टॉक की है, फॉलो मत करना। बिना फॉलो किए मैसेज भेज दो, मैसेज नहीं जा रहा, ईमेल भेज दो, ईमेल भी मिल जाएगी, ईज़िली मिल जाती है आज के टाइम पे, किसी का भी ईमेल एड्रेस निकालना बहुत ईज़ी होता है, आपको मिल जाती है। तो ईमेल एड्रेस निकालो और एक प्रोफ़ेशनल ईमेल टाइप करके उसके पास विद रिगार्ड्स आप सेंड कर दीजिए, बस इतना सा काम करना होता है। इसके बाद देखना दोस्त, नौकरी है ना चल के आएगी, बोलेगी हाँ, मेरे मैं नौकरी हूँ, मेरे को ले लो, ठीक है? मैं चाहती हूँ आपका बनना, ठीक है? जहाँ पे आप डेस्परेट हो रहे थे ना, जॉब डेस्परेट होगी आपके लिए कि आप मेरे से जॉब ले लो, मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ। तो अब मुझे ये बता दो कमेंट सेक्शन के अंदर जल्दी-जल्दी आपके जो डाउट्स होंगे ना वो तो लास्ट में लेंगे। इतना मुझे बता दो कि जितना भी मैंने डिस्कस किया है ना, वो आपको समझ में आया नहीं आया? इंटरव्यू वाला पार्ट। फिर हम आगे चलते हैं एटिकेट्स के बारे में। जल्दी से मुझे एक बार बता दीजिए कमेंट करके। ओके, तो आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं कॉर्पोरेट एटिकेट्स के बारे में। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी जॉब लग गई दोस्तों, ठीक है? मैंने कहा था ना कि आज जॉब लगवा के जाएँगे वेबिनार के अंदर, तो जॉब लग गई। अब आपकी ऑनबोर्डिंग होनी है। ऑनबोर्डिंग्स बता देता हूँ क्या होती है अगर आपको नहीं पता तो। ऑनबोर्डिंग का मतलब है आपका पहला दिन, आपका कंपनी के अंदर वेलकम, ठीक है? आप किसी भी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर जाओगे, तो आपका पहला दिन वेलकम किया जाता है, आपको स सारी चीज़ें बताई जाती है, आपको लोगों से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, ठीक है? आपके जो सीनियर्स हैं, जूनियर्स हैं, कलीग्स हैं, उसको बोलते हैं ऑनबोर्डिंग, ठीक है? तो जब आपकी ऑनबोर्डिंग होगी तो उसकी एक प्रोसेस रहती है, और उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ती है कॉर्पोरेट एटिकेट्स की फॉर अ बेटर करियर, फॉर अ बेटर ग्रोथ, ठीक है? फॉर अ रैपिड ग्रोथ आप इनफैक्ट बोल सकते हो कि रैपिडली अगर आपको ग्रो करना है ना, तो उन एटिकेट्स की ज़रूरत आपको पड़ने ही पड़ने वाली है, ठीक है? तो अब ये कॉर्पोरेट एटिकेट्स है ना कई तरीके के होते हैं दोस्तों। अगर आप कस्टमर सर्विस के अंदर हो तो कस्टमर एटिकेट्स हो जाते हैं। अगर आप सेल्स के अंदर हो तो सेल्स वाले एटिकेट्स हो जाते हैं। अगर आप भाई क्यूबिकल एटिकेट्स होते हैं, मीटिंग एटिकेट्स होते हैं, ठीक है? प्रेज़ेंटेशन एटिकेट्स होते हैं, एलिवेटर एटिकेट्स होते हैं। वो बहुत सारे एटिकेट्स ऐसे जो आपको एक जेंटलमैन बनाते हैं, आपको एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाते हैं, आपको एक अच्छा एम्प्लॉयी बनाते हैं, जो एट द एंड
लास्ट में आके आपके इंक्रीमेंट में, आपके प्रमोशन में आपको हेल्प करता है, ठीक है? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कस्टमर एटिकेट्स। आप कस्टमर सर्विस के अंदर हो, कस्टमर सर्विस एक बहुत शानदार डिपार्टमेंट होता है, ठीक है? जहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर आपके माइंड के अंदर ये है ना, नहीं ये तो ऐसा काम है, वैसा काम है, ये अच्छा नहीं होता, यहाँ पे ग्रोथ नहीं होती। मैं बोलता हूँ सबसे ज़्यादा पैसा, सबसे ज़्यादा ग्रोथ या तो कस्टमर सर्विस के अंदर है या सेल्स के अंदर है। ये 2 डिपार्टमेंट चूज़ कर लो, आपका करियर बहुत शानदार हो जाएगा। बहुत 2 साल काम कर लो इन 2 डिपार्टमेंट्स के अंदर, आपके पास इतने ऑप्शंस आ जाएँगे, इतने सारे ऑप्शंस आ जाएँगे आपके करियर के अंदर ग्रो करने के लिए। हर एक डिपार्टमेंट को आप कन्क्यूर कर सकते हो, हरा सकते हो, जीत सकते हो उस डिपार्टमेंट को। उसमें बहुत शानदार काम कर सकते हो उस डिपार्टमेंट के अंदर। तो कस्टमर से जब भी हम बात करते हैं, अब कई सारे सिनेरियोज़ आ जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी ऐसे कस्टमर आ जाता है जो बहुत ही ज़्यादा गुस्से के अंदर है। उसने आपकी कंपनी की सर्विस यूज़ की या प्रोडक्ट यूज़ किया और वो बहुत ज़्यादा गुस्से के अंदर है, वो भड़का हुआ आपकी कंपनी के अंदर आता है और आपसे मिल जाता है, तो क्या करोगे उस केस के अंदर? अब हैं तो हम भी हरियाणवी, हम भी डेस्परेट जल्दी हो जाते हैं, हम भी अपना पेशेंस जल्दी खो जाते हैं। अब गुस्सा तो हमारे अंदर भी कूट-कूट के भरा है जी, ये दिक्कत तो हमारे अंदर भी आती है। तो वहाँ पे दोस्तों आपको एक चीज़ 1 सेकंड सर। जी, आवाज़ आ रही है मेरी आपको? ओके। तो अब वो कस्टमर गुस्से में आया है, अब वो कस्टमर गुस्से में आया तो सबसे पहला आपका काम बनता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उस कस्टमर को शांत करना, उस कस्टमर के गुस्से को शांत करना, ठीक है? उसके एक्सपीरियंस को चेंज करना, ठीक। अब कैसे करोगे? सबसे पहली चीज़ आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। अगर आप एक कंपनी के अंदर काम कर रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी और कंपनी के अंदर डिवाइन क्रूज़ प्राइवेट लिमिटेड में कोई एम्प्लॉयी अगर काम कर रहा है मेरी टीम के अंदर और हमारे से कोई हमारी सर्विसेज़ के अंदर कोई मिस्टेक हो जाती है, कोई गलती हो जाती है या हमारे से गलती नहीं हुई, कस्टमर के समझने में कोई गलती हो जाती है, तो कस्टमर गुस्से में आया, सबसे पहली चीज़ हमारी टीम की क्या रहेगी? हमारी टीम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है कि सॉरी सर आपको इनकन्वीनियंस हुआ, आपको प्रॉब्लम हुई कि जिसकी वजह से आपको यहाँ तक आना पड़ा, हमारी कंपनी तक आना पड़ा। इतना बोल दीजिए, वहीं पे देखिए कस्टमर का आधा गुस्सा तो आप शांत कर चुके हो। अब उसके बाद आपने क्या बोलना है? उसके बाद आपने बोलना है कि आपको यहाँ तक आना पड़ा उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। आपकी जो प्रॉब्लम है वो हम अभी प्रायोरिटी पे सोल्व करेंगे। जब आपने बोल दिया ना प्रायोरिटी वर्ड कि प्रायोरिटी पे सोल्व करेंगे, तो भाई साहब वो सोचता है वो वीआईपी वाली फ़ील ले जाता है वो कस्टमर, ठीक है? आप भी लेते होंगे जब आपको कोई ये बोल देता है कि हाँ, प्रायोरिटी पे सोल्व करेंगे, तो प्रायोरिटी का मतलब है कि जो हो आप ही हो उस कंपनी के अंदर। अब प्रायोरिटी पे लेने के बाद अब कस्टमर हो जाता है जी शांत, उसको बैठाइए और उसकी सुनिए और फिर उसकी प्रॉब्लम को सोल्व कर दीजिए सिंपल एज़ दैट, ठीक है? अब दूसरा तरीका है टर्न अराउंड करना एक्सपीरियंस को। अब टर्न अराउंड क्या करना है जैसे मैंने एक बार एलजी का वॉशिंग मशीन लिया घर के लिए फुली ऑटोमेटिक। तो उनकी कस्टमर सर्विस कितनी शानदार थी। मशीन डिलीवर होते ही 2 घंटे के अंदर उसके 2 मैकेनिक्स आए घर पे और वो बता के गए कि मशीन को ऑपरेट कैसे करना है, यूज़ कैसे करना है और डिलीवर होते ही 2 मिनट के अंदर कॉल आ चुकी थी कि सर हमारे 2 मैकेनिक्स आएँगे, आप मशीन को ओपन मत कीजिएगा, वो आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएँगे। अब हमारे गाँव के अंदर या छोटे शहरों के अंदर हम क्या सोचते हैं, क्यों कौन आएगा यार छोड़ो ना, इसको अपना ओपन करके यूज़ करते हैं। लेकिन वो लोग आए और उन्होंने सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताई। अब 2 लोगों के आने में उनका एक्सपेंस बियर करना, कंपनी तो एक्सपेंस लगा रही है ना भाई, आपसे कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं किया। कंपनी ने क्या किया, अपनी सिर्फ कस्टमर सर्विस को बेटर बनाया और उसने एक कस्टमर को अपना लॉयल कस्टमर बना लिया। अब मैं अगली बार अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम लेने की सोचूँगा, तो मैं किसी और ब्रांड का नाम मेरे दिमाग में नहीं आएगा, सबसे पहले नाम आएगा एलजी का ले लो, ठीक है? मैं यहाँ पे किसी ब्रांड का प्रमोशन नहीं कर रहा, मैं सिर्फ़ एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, कहीं कोई ये सोचे कि सर एलजी वालों का प्रमोशन कर रहे हैं, तो ये प्लीज़ मत सोचना कोई भी, ठीक है? मैं कोई भी हो सकता है उसमें सैमसंग कोई भी हो सकता है। वन प्लस, शाओमी कोई भी ब्रांड हो सकता है। तो वो क्या किया उन्होंने एक्सपीरियंस को और ज़्यादा फ़ील गुड वाला एक्सपीरियंस दे दिया, ठीक है? अब एक एग्ज़ाम्पल और लेके चलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल भाई आपकी गर्लफ्रेंड का बर्थडे है, ठीक है?
अब गर्लफ्रेंड का बर्थडे आपने एक फूल वाले को बोल रखा था कि ऐसे-ऐसे उस जगह पे डेकोरेशन करनी है और फूल का बुके बना के लेके आइए और वहाँ पे रख के चला जाइए और आप अपनी गर्लफ्रेंड को लेके जाते हो और देखते हो कि तो वहाँ पे तो भाई कुछ भी नहीं है। फिर क्या होगा? आप एकदम आग बबूला हो जाओगे, आप एकदम गुस्सा हो जाओगे कि ये क्या हुआ? और आपसे ज़्यादा गुस्सा आपकी गर्लफ्रेंड हो जाएगी, जो एक्सपेक्ट कर रही थी कि मेरे को एक बहुत शानदार सरप्राइज़ मिलेगा, मेरा मेरा बॉयफ्रेंड मेरे को सरप्राइज़ देगा। अब आपकी गर्लफ्रेंड आपसे नाराज़ होके चली जाती है। आप अपना फ़ोन निकालते हो, फूल वाले के पास कॉल करते हो और उसको सुनाना शुरू कर देते हो। फूल वाला मेरे जैसा होता है, ठीक है? वो बोलता है, "सर मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं ट्रैफ़िक में फँस गया था और मैं इसलिए नहीं कर पाया ये सारी चीज़ें, लेकिन ये जो भी प्रॉब्लम हुई है ना, इसको मैं अपने बिहाफ़ पे आपको सोल्व कर दूँगा, आप मुझे भरोसा रखिए।" अब मैं थोड़ा-सा चतुर था, चालाक था, थोड़ा-सा तेज़ था, तो मैं क्या करता हूँ उसकी गर्लफ्रेंड के पहुँचने से पहले उसके घर पहुँच जाता हूँ, उसकी गर्लफ्रेंड के घर और वहाँ पे जाके एक सॉरी नोट और एक बुके और बहुत सारे फ्लावर्स की डेकोरेशन करके वहाँ से निकल जाता हूँ। और जैसे उसकी गर्लफ्रेंड आग बबूला होते ही घर में एंटर करती है ना, उसको दिखता पूरा शानदार सरप्राइज़ सा, जितना भी गुस्सा उसको आया था वो सारा का सारा शांत वहीं पे। अब मैंने क्या किया एक्सपीरियंस को टर्न अराउंड कर दिया, यानी कि बदल दिया। अब मान लो अगर ये कोई भी ये एक चीज़ है, ठीक है? अगर इसका ये सरफेस अगर खराब हो चुका है ना दोस्तों, तो ये वाला सरफेस यूज़ कर लो भाई, ये तो चल रहा है ना, ठीक है? तो हमेशा हम क्या करते हैं, हम प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। प्रॉब्लम्स को डिस्कस मत करो, ऑलवेज़ डिस्कस सॉल्यूशंस, ठीक है? और प्रॉब्लम से भी ज़्यादा हम क्या डिस्कस करते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं। नेवर एवर डिस्कस पीपल, ठीक है? एक अंग्रेज़ ने एक बात बोली थी कि इंडिया ग्रो तभी कर सकता है जब वो लोगों को डिस्कस करना सीख छोड़ दे। हम पीछे क्यों रह रहे हैं? अभी तो हम बहुत शानदार ग्रो कर रहे हैं, लेकिन पहले पीछे क्यों थे? कि हम हमेशा लोगों के बारे में डिस्कस करते थे, चुगलियाँ। उसने ऐसा कर दिया, वो हमारे बारे में डिस्कस कर रहा है, कोई चौथा किसी दूसरे के बारे में डिस्कस कर रहा है, कोई 10वाँ किसी 9वें के बारे में डिस्कस कर रहा है, यही चल रहा होता है। नहीं, ये डिस्कस मत करो। आज का जो टाइम है, आज का जो ईरा है, वो रिवॉल्यूशनरी ईरा है, ठीक है? वो टाइम चेंज हो रहा है, आइडियाज़ को डिस्कस करो, ठीक है? थ्योरीज़ को डिस्कस करो, कांसेप्ट को डिस्कस करो, सॉल्यूशंस को डिस्कस करो, सबसे बड़ी चीज़ है सॉल्यूशंस। प्रॉब्लम्स आई, ठीक है, प्रॉब्लम को भूल जाओ, आ गई ना वो तो भाई, ठीक है, आ गई, वो तो आनी ही थी, ठीक है, अब उसको डिस्कस मत करो। अब डिस्कस क्या करना है? सॉल्यूशन डिस्कस करना है कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें। पैसे खत्म हो गए। यार पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, सोचते रहेंगे 10 दिन तक है ना ट्रेजेडी में, यानी कि हमारे साथ पता नहीं कितनी बड़ी त्रासदी हो गई, हमारा जीवन खत्म हो गया। हम 10 दिन निकाल देंगे इसी बात को सोचते-सोचते कि पैसे नहीं है। लेकिन हम एक बार भी ये नहीं सोचेंगे यार पैसा कमा कैसे लें? सोच के देखो अगर पहले ही दिन सोच लिया होता तो 9 दिन पैसा कमा लेते और 10वें दिन हमारे पास एक अच्छा खासा अमाउंट होता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ हमेशा सॉल्यूशंस को डिस्कस करो, प्रॉब्लम को डिस्कस मत करो। सो बैक ऑन द टॉपिक ये कस्टमर सर्विस के अंदर आप यूज़ कर सकते हो। दूसरा अगर मैं बात करूँ भाई टेलीफ़ोनिकली अगर आप किसी से बात करते हो तो बेसिक एटिकेट्स हैं। सामने वाले की प्राइवेसी को किल मत कीजिए। जब आप किसी से बात कर रहे हो, किसी से डिस्कस कर रहे हो तो स्पीकर फ़ोन पे फ़ोन मत डालिए अगर आप किसी पब्लिक प्लेस में या ऑफ़िस में बैठे हो तो। अगर आप अकेले बैठे हो तो आप स्पीकर फ़ोन पे डाल लीजिए। उससे क्या है ना कि सामने वाला जो आपसे बात कर रहा है उसको नहीं पता कि आपने फ़ोन स्पीकर पे डाला हुआ है और उससे उसकी प्राइवेसी किल होती है। क्या पता आपकी कोई ऐसी बात हो, कोई ऐसी कन्वर्सेशन हो, कुछ ऐसे वर्ड्स हो जो आपके बीच में ही रहने चाहिए थे लेकिन अगर फ़ोन स्पीकर फ़ोन पे है तो वो वर्ड्स पब्लिक हो जाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, अगर कोई आपको कॉल कर रहा है, ठीक है? तो अगर आप उसकी कॉल नहीं उठा पाए हो, तो जैसे ही आप फ्री होते हो उसके पास कॉल बैक कीजिए और उसको बोलिए कि सॉरी मैं कॉल पिक नहीं कर पाया था। कई बार क्या होता है ना हमारे पास मिस्ड कॉल्स है ना 10-10 दिन तक पड़ी रहती हैं और हमारे 20 से 30% रिलेशन इसी वज़ह से खराब हो जाते हैं कि भाई मैंने तो कॉल की थी, तूने उठाई कौन है? मैं तो कॉल की थी भाई, तूने पिक नहीं की, मेरी क्या गलती? तेरी गलती। ठीक है, अब वो उलाहना देने में चले जाते हैं हम, वो चीज़ आप मत करना। जैसे ही आपके पास कॉल आ रही है, आप नहीं पिक कर पा रहे हो, आप चेक कर लीजिए, आप कॉल बैक कर लीजिए। या फिर अगर आपके साथ ऐसा हुआ कि आपने कॉल की थी, सामने वाले ने पिक नहीं की और कॉल बैक भी नहीं आया, तो आप दोबारा से कॉल कर लीजिए। बी काइंड, बी जेंटल, बी वेल एजुकेटेड ह्यूमन बीइंग ना। अब ये एटिकेट्स कहाँ पे कि आप एक बार कॉल करोगे और सामने वाले ने नहीं उठाई, तो आप उसको ज़िंदगी भर कॉल ही नहीं करोगे। कर लो भाई,
रिश्ते है ना बनाने से बनते हैं, दोनों तरफ से अगर रखोगे ना तो वो बेटर हो जाएगा। अब ये चीज़ें अगर आप करोगे तो हमारे जीवन से देखो कितना वो ज़्यादा स्ट्रेस तो अभी कम हो जाना है। इसी वेबिनार के अंदर स्ट्रेस भी खत्म कर देंगे जॉब के साथ-साथ। मज़ा आ रहा है ना दोस्तों वेबिनार के अंदर मुझे बताते रहिएगा साथ-साथ कमेंट्स के अंदर मैं देख रहा हूँ साथ-साथ कमेंट्स बहुत शानदार आ रही हैं, हमारी ऑडियंस जुड़ी हुई है। अब इसी एक्साइटमेंट के अंदर जुड़े रहना, बहुत शानदार चीज़ें आपको मैं बताने वाला हूँ आज। तीसरी चीज़ जो आपने करनी है कॉल के अंदर आपने स्पीकर पे नहीं डाला, ठीक है? आपने कॉल पिक कर ली। अगर आप किसी के पास कॉल कर रहे हो, आपने पहला कॉल किया, सामने वाला अगर नहीं उठा रहा है, तो उसको दूसरा कॉल मत करो भाई, ठीक है? हम लगे रहते हैं, पहला नहीं उठाया, दोबारा मिलाऊँगा, दूसरा नहीं उठाया, तीसरी बार मिलाऊँगा, तीसरा नहीं उठाया, चौथी बार मिलाऊँगा, 5वीं बार मिलाऊँगा, 5 नहीं उठाया, अब छोड़ देते हैं भाई, फिर उसका आएगा मैंने बात नहीं करनी, 5 फ़ोन किए थे तेरे पास 1 भी नहीं उठाया। अरे सोच के देखो, अगर उसको उठाना होता तो वो पहला ही उठा चुका होता। ठीक है? इस बात को समझो आप लोग। सामने वाला बेवकूफ़ नहीं है, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप से बिलॉन्ग करता हो, किसी भी एज ग्रुप का हो, अगर उसको आपकी कॉल पिक करनी है, तो पहले ही कॉल पिक कर चुका होता। अगर नहीं करनी तो आप चाहे कितनी भी कर लो भाई, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, ठीक है? कोई भी उससे बेनिफिट नहीं होगा, आप चाहे 10 कॉल कर दो। मैं पर्सनली बता रहा हूँ, अगर मेरे को किसी का उठाना हो तो मैं पहली बारी में उठा लूँगा और उसके बाद अगर आप मेरे पास 50 कॉल कर लीजिएगा, अगर मेरे को नहीं उठाना तो मैं नहीं उठाऊँगा। क्योंकि हो सकता है भाई सामने वाला जेन्युइनली बिज़ी हो, बी प्रोफेशनल ठीक है? हमें प्रोफेशनल होना नहीं सिखाया जाता, ये कहीं न कहीं थोड़ा-सा मिसिंग एलिमेंट है। अगर हमारी एजुकेशन के साथ-साथ थोड़ा-सा हमें प्रोफेशनलिज़्म सिखा दिया जाए, तो शायद ऐसे वेबिनार जो आज हम कर रहे हैं ना, ऐसे वेबिनार्स की ज़रूरत ना पड़े हमारे यूथ को। और मैं ये चाहता भी हूँ कि ऐसे वेबिनार्स की ज़रूरत एट लीस्ट ना पड़े, जहाँ पे हम इतनी बेसिक सी चीज़ें, इतनी छोटी-छोटी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं, जहाँ पे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको कॉल पे ये ध्यान रखना है। ठीक है? ड्राइविंग करते टाइम कभी भी आप कॉल पिक मत कीजिए, आइदर यू आर ड्राइविंग बाइसाइकिल और अ कार अगर आप कोई भी टू व्हीलर, फोर व्हीलर कुछ भी आप यूज़ कर रहे हो, ड्राइविंग करते टाइम मत यूज़ कीजिए, ठीक है? आपका पूरा फ़ोकस वहीं पे होना चाहिए। तो दीज़ आर द बेसिक कॉलिंग एटिकेट्स उसके बाद अगर मीटिंग एटिकेट्स की बात कर लें, तो मीटिंग में सबसे पहले भाई टाइम पे आपने पहुँचना होता है, ठीक है? जो आपका स्पीकर है उसको प्रॉपर्ली आपको सुनना होता है। जो भी डाउट्स होते हैं, क्वेश्चन्स होते हैं, वो आपको एंड में पूछने होते हैं। अगर आप मीटिंग के अंदर बोल रहे हो, ठीक है? आप वहाँ पे प्रेज़ेंटर हो, तो बी वेल ड्रेस्ड आपने अच्छे तरीके से अच्छे कपड़े पहनने हैं जिसके अंदर आप कंफर्टेबल फ़ील कर पाओ और कॉन्फिडेंटली आपने अपनी प्रेज़ेंटेशन को, अपनी मीटिंग को स्टार्ट करना है और सभी के पॉइंट ऑफ व्यू को लेके चलना है और मेक श्योर उस मीटिंग के अंदर अगर 10 लोग बैठे हैं, तो किसी भी सिंगल पर्सन को वहाँ पे आपके वर्ड से हर्ट ना हो, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है बीइंग अ स्पीकर, ठीक है? उसके बाद अगर बात कर लें कि आपके एलिवेटर एटिकेट्स एलिवेटर क्या होता है हमारी जो लिफ्ट होती है, ठीक है? उसके भी बहुत एटिकेट्स होते हैं, कुछ बेसिक मैनर्स होते हैं जो आप यूज़ कर सकते हो, लेडीज़ फर्स्ट बोला जाता है। तो अगर आप एक ऐसे ग्रुप के अंदर हैं जहाँ पे 10 लोग हैं, 10 में से 7 लेडीज़ हैं, 3 जेंट्स हैं, तो आप लेडीज़ को पहले जाने दीजिए, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे आपको ह्यूमन काइंड बनना पड़ेगा, ठीक है? आपको थोड़ा-सा सोफिस्टिकेटेड बनना पड़ेगा, एक एजुकेटेड पर्सन बनना पड़ेगा, ये चीज़ें ऐसे ही नहीं बोली जाती लेडीज़ फर्स्ट। लेकिन हम क्या करते हैं ना कई बार मज़ाक उड़ा देते हैं। अच्छा बहुत सारे मीम्स भी होते हैं कि बिल पे कर दें तो लेडीज़ फर्स्ट। नहीं, ये चीज़ें है ना मीम्स बनाने के लिए नहीं है, ये आपको सोफिस्टिकेटेड बनाने के लिए है। ये आपको जेंटलमैन बनाने के लिए है, ठीक है? सो बी अ जेंटलमैन नॉट अ फूल मैन, ठीक है? आपको बेवकूफ नहीं बनना, एक जेंटलमैन बनना है। तो लेडीज़ कोई बूढ़ा इंसान या बूढ़ा व्यक्ति अगर लिफ्ट यूज़ करना चाह रहा है, तो आप उसको सपोर्ट कीजिए, ठीक है? आप उसको लिफ्ट तक लेके जाइए, ठीक है? अगर आप लिफ्ट के अंदर आगे खड़े हैं और आपसे पीछे वाले को अगर उतरना है, तो एक बार लिफ्ट से बाहर आ जाइए, आपकी ट्रेन वो छूटेगी नहीं, वो लिफ्ट जाएगी नहीं। आप बाहर आ जाइए, उनको निकलने दीजिए, फिर लिफ्ट के अंदर जाके आप अपना ऊपर जा सकते हो, ठीक है? इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आप आगे खड़े हैं, तो वो जो बटन प्रेस करने होते हैं ना लिफ्ट के अंदर, वो आप प्रेस कर दीजिए, इवन वेट मत कीजिए कि कोई आके पीछे से निकल के आएगा, नीचे से टाँगों के बीच से और वो आके बटन प्रेस करेगा, वो नहीं होने वाला। बी रिस्पांसिबल ठीक है? बी अ जेंटलमैन मैंने बोला था ना जेंटलमैन बनना है, बेवकूफ नहीं बनना है, तो आप उस चीज़ का ध्यान रखिए। लिफ्ट ऑपरेटर नहीं बनोगे आप,
आप 2 बार बटन दबा दोगे तो लिफ्ट ऑपरेटर नहीं बनने वाले हो, आप एक जेंटलमैन ही बनोगे। आपके बारे में आपकी पीठ के पीछे लोग अच्छा डिस्कस करेंगे। अरे हाँ भाई, वो लिफ्ट में वो पर्सन भी खड़ा था, उसने अच्छा ठीक है, हमें उस फ्लोर पे जाना था तो उसने वो बटन दबा दिया था। वो आपको हो सकता है थैंक यू भी बोले निकलते टाइम। ये होती हैं ये चीज़ें, जब आप किसी की जेन्युइनली हेल्प करते हो और सामने वाला नोटिस करता है तो डेफिनिटली आपको थैंक यू बोलता ही बोलता है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, ठीक है? सो हमने कस्टमर सर्विस के बारे में बात कर लिया, कस्टमर एटिकेट्स के बारे में, हमने कॉलिंग एटिकेट्स के बारे में बात कर लिया, हमने एलिवेटर एटिकेट्स के बारे में बात कर लिया, हमने वही मीटिंग एटिकेट्स के बारे में बात कर लिया, हमने इंटरव्यू के बारे में बात कर लिया। तो ये आज का है ना एक बेसिक सी चीज़ें थी जो आप अपनी लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट करके अपने करियर के अंदर ग्रो कर सकते हो, अपनी कॉर्पोरेट लाइफ को बेटर बना सकते हो। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड सर। थैंक यू सो मच फॉर द टाइम एंड लवली ऑडियंस कि मुझे अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए जिसके के अंदर आप मुझे सुन पाए। थैंक यू सो मच। So it was great, amazing experience for me as well as I think for our all audience. मैं सर का पुनः एक बार बड़ा आभारी और लॉट ऑफ ग्रेटिट्यूड फॉर दिस वंडरफुल अमेजिंग सेशन। उन्होंने कम और बिल्कुल सीमित शब्दों में गागर में सागर भरने वाली बात की कि जो चीज़ आप महीनों-महीनों, सालों-सालों नहीं सीखते हैं, वो सारी चीज़ें उन्होंने मात्र 50 मिनट में आपके साथ शेयर किए। अभी हम अपने कार्यक्रम, अपने वेबिनार की चरम सीमा पे हैं, यानी लास्ट राउंड दैट इज़ आपकी क्वेरीज़ या कोई क्वेश्चन्स। कुछ साथियों ने क्वेश्चन पूछे हैं, उनके सवाल मैं सर तक रखूँ तब तक आप अपने सवाल भी रख सकते हैं और एक सवाल मेरा आप सभी से है ही कि आपको अभी तक का सेशन कैसा लगा? इस वीडियो को आप लाइक करते हैं तो क्या आपने कोई जीएसटी पे किया? क्या आपको ये सेशन बहुत ही बढ़िया गया? तो तब तक आप कमेंट करेंगे, मैं 2-4 कमेंट पढ़ता हूँ। सबसे पहले तो सर मैं पुनः आपका धन्यवादी हूँ कि आपने बहुत सारे डाउट तो जो लोगों के मेरे पास वैसे भी सेशन के लिए आए थे, आपने ऑटोमेटिक ही कवर कर दिए। कुछ छोटे-छोटे डाउट रहे हैं सर। सविता मोहन हमारे एक व्यूअर हैं, जो रेगुलर व्यूअर हैं। उनका कहना है कि बिफोर इंटरव्यू जो स्ट्रेस है, उसको कैसे हम रिलैक्स कर सकते हैं? इंटरव्यू से पहले का जो स्ट्रेस, जैसे कि मैंने उस टाइम पे बताया था आपको कि इंटरव्यू वाले दिन आप सुबह उठकर मेडिटेशन कीजिए, ठीक है? या फिर 15-20 मिनट, आधा घंटा आप एक्सरसाइज कीजिए। तो जो वो मेडिटेशन या एक्सरसाइज आप करोगे ना, वो आपकी बॉडी के अंदर हार्मोन्स को सीक्रेट करेगा, आप कॉन्फिडेंट फील करोगे, आप एनर्जेटिक फील करोगे, ठीक है? और गुनगुना पानी पीजिए उस समय। इससे है ना आप इज़िली स्ट्रेस को टैकल कर पाओगे। जी, बिल्कुल सही। मैं सर की बात में ही थोड़ा ऐड कर देता हूँ कि माइंडफुलनेस, पॉजिटिव विजुअलाइज़ेशन, फिज़िकल थोड़ी-सी रेगुलर एक्सरसाइज़ कीजिए और कॉन्फिडेंट रहना है तो आप तैयारी भी करिए। जो सर ने बहुत सारी टेक्निक भी बताई कि बिना तैयारी के युद्ध नहीं लड़ने जाना है। और इसी के साथ हम थोड़ा-सा अपने आप के बारे में सोचें, बी योरसेल्फ, लव योरसेल्फ, सेल्फ कंपैशन, अपने आप की तरफ भी ध्यान दीजिए और ऐसा सोचिए कि बेटे तुम भी कुछ हो, इसीलिए अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। दूसरा क्वेश्चन हमारे साथ सर हमारे रेगुलर व्यूअर ही हैं, शुभम गौतम जी ने पूछा है, सर आई वांट टू आस्क दैट हाउ टू से नो इफ आई डोंट नो द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। मैं ना कैसे बोलूं, और ये बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है कि कई बार हमें सारी चीजें नहीं आती, उस समय में हम ना कैसे कहें। अच्छा शुभम जी, मैं आपसे एक चीज़ जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनसे पूछना चाहूँगा, क्या हमारी लाइफ़ के अंदर कभी ऐसा हुआ है कि हमने लाइफ़ के अंदर जो भी फेस किया, हम उसके लिए 100% रेडी थे? क्या कभी ऐसा होता है? द आंसर इज़ नो। आप परफेक्ट कभी भी नहीं बन सकते। अगर आपको नो कहना है कॉन्फिडेंटली, ओपनली, ये मत सोचिए कि सामने वाला हमें रिजेक्ट कर देगा। आप उसको बोल दीजिए, सॉरी सर, आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दिस, या आई डोंट नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बस सिंपल। इसमें आपको और कुछ ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है भाई। इससे अलग आपको कुछ भी नहीं करना होता। मतलब आपको नो कहना है तो बस सीधा नो कह दीजिए। कह दीजिए, तो सामने वाला बुरा सिंपल। नहीं मानेगा, क्योंकि वो आपका फूफा जी भी नहीं है, आपका कोई रिश्तेदार भी नहीं है, तो वो बिल्कुल भी बुरा नहीं मानने वाला है। आप उसको जेन्युइनली नो बोल दीजिए, उसको भी पता है। अगर जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनको पता है, अगर वो 10 क्वेश्चन पूछेंगे ना, तो एक कैंडिडेट को 6 या 7 क्वेश्चन ही आते हैं।
एग्ज़ाम में भी हमें कई बार हम बोलते हैं ना यार ये क्वेश्चन तो आउट ऑफ द सिलेबस आ गया था, यार ये तो आता ही नहीं था। तो 100% किसी को भी नहीं आता, 100% परफेक्ट मैं भी नहीं हूँ, राज सर भी नहीं है, इस पूरी दुनिया के अंदर 100% परफेक्ट कोई भी नहीं है दोस्तों। अगर आप 100% परफेक्ट हो जाओगे ना, तो आप भगवान ही बन जाओगे। अब धरती पे भगवान तो है नहीं ना भाई। यदि आप ज़्यादा परफेक्ट रहेंगे, ज़्यादा परफेक्ट बनने की कोशिश करेंगे, तो आपको अकेला रहना पड़ेगा। कार्ल रोजर ऐसा कह के गए थे। आइए, मैं थोड़ा-सा सर की बात में ही ऐड कर दूँ कि इन्होंने बताया कि बी ऑनेस्ट विद योर आंसर। यदि आपको नहीं आता, तो आपको अब ये सीखना है कि सीधा नो बोलना है। दूसरा, यदि आपको लग रहा है कि ये नो पिंच कर सकता है, तो आप बेसिक सा मतलब बेसिक सा आंसर दे सकते हैं कि अभी मैं उस चीज़ के बारे में सर रिमाइंड नहीं कर पा रहा, ठीक से मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। मैं अभी के लिए सर सॉरी चाहूँगा, मुझे अभी दिमाग में आ नहीं रही वो बात। एंटायरली आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। तो इस टाइप से आप थोड़े से पोलाइटली वर्ड से भी सॉरी बोल सकते हैं। और कोई बड़ी बात नहीं, नहीं आता और नहीं आना और उसको एक्सेप्ट करना, ये भी एक इंटरव्यू की स्किल के अंदर काउंट होता है कि आपको आ भी नहीं रहा और फिर भी आप घुमा-घुमा के फिर भी उलझा रहे हैं, तो उसको समझ में आ जाएगा कि ये तो बस भोंदू बनाया जा रहा है मेरा। इसी के साथ में एक क्वेश्चन और सर है हमारे पास में, और ये क्वेश्चन है सागर जी का। सागर जी पूछना चाह रहे हैं कि उनकी फ़ोन पर बात करने की आदत ही नहीं है, लेकिन उनका काम फ़ोन से और उनका जॉब रिलेटेड जो भी काम है, वो सारा काम कॉल पे होता है। वो जानना चाहते हैं कि वो और कॉन्फिडेंट कैसे बन सकते हैं कॉल की स्किल्स में? अब अगर आपका कॉल पे सारा का सारा काम हो रहा है और अगर आपकी कॉल पे बात करने की आदत नहीं है, तो आप ये भूल जाइए माय डियर कि आपकी कॉल पे कर बात करने की आदत नहीं है, क्योंकि आपने खुद ही बोला ना कि आपका सारा का सारा काम कॉल पे होता है। तो कॉल पे होता है तो आप ऑलरेडी कॉल पे बात कर रहे हो। अब आप कॉल पे बात कर रहे हो तो आप ये चीज़ दिमाग से निकाल दो कि आपके कॉल पे बात करने की आदत नहीं है। और ये चीज़ अगर आपने दिमाग से निकाल दी कि मेरी कॉल पे बात करने की आदत नहीं है, तो भाई आप ऑटोमेटिकली आप कॉन्फिडेंट फील करोगे। अब देखो बैरियर किसने लगाया है? कम्युनिकेशन के अंदर हम स्टडी करते हैं बैरियर, पर्सनल बैरियर। अब पर्सनल बैरियर्स क्या होते हैं कि पर्सनल बैरियर्स में एक सोशो इकोनॉमिक बैरियर होता है, यार वो थोड़ा-सा ज़्यादा अमीर है, हम इतने अमीर नहीं हैं, हम उनसे क्या ही बात करेंगे। अब ये बैरियर किसने सेट किया? ये हमने सेट किया कि हम बात नहीं कर पाएँगे। एक हो जाता है यार मेरी इसके साथ बनती नहीं है, मैं इससे बात नहीं करूँगा, वो क्या है? पर्सनल बैरियर है। आपने अपने लिए एक पर्सनल बैरियर सेट कर लिया, यार मैं फ़ोन पे बात नहीं कर सकता। कर सकते हो ना, कान भी है, फ़ोन भी है, मुँह भी है, कर सकते हो, ऑलरेडी कर रहे हो, तभी आपका काम चल रहा है, ठीक है? लेकिन आपने क्या कर लिया, एक साइकोलॉजिकल बैरियर सेट कर लिया, एक माइंड के अंदर एक बैरियर लगा लिया कि मैं बात नहीं कर सकता। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ उस बैरियर को ब्रेक करना है, वो बैरियर ब्रेक होते ही कॉन्फिडेंटली आप ऑटोमैटिकली बात करोगे, इसके अंदर कोई और आपको मिर्च मसाला डालने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली दोस्त। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। अब सर कुछ प्यारे-प्यारे कमेंट फटाफट वाले आंसर वाले हैं। समय की नज़ाकत को समझते हुए हम इनका आंसर ज़रूर देंगे, डोंट वरी। जी। आपको डरने की आवश्यकता नहीं। सर आपके पास समय 5-7 मिनट का और लगेगा सर आई जी, थिंक। जी, जी। ओके, सो एक सवाल यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ग्रेट सेशन, अमेजिंग सर, बहुत ही बढ़िया, मज़ा आ गया। थैंक यू सो मच इट्स गाइज़। ग्रेट सेशन, बहुत सारे मतलब कमेंट हैं, इन सब में मैं ढूँढ रहा हूँ वो सवाल जो मुझे सर से पूछना है कि सर यदि कोई थैंक यू बोले तो इसका क्या रिप्लाई दे सकते हैं? वेलकम, यू आर मोस्ट वेलकम। ओके। सर अगर कोई इंटरव्यू पैनल में 5 से 6 लोग हों, तो क्या सभी से हैंडशेक करना ठीक रहेगा? नहीं, मत करो। वहाँ पे आप खड़े होइए और बोलिए हाय, गुड इवनिंग टू ऑल या गुड मॉर्निंग टू ऑल, गुड आफ्टरनून टू ऑल, आई एम रोहित, बस इतना बोल के आप बैठ जाइए आराम से। आप ग्रीट कीजिए ना। देखिए हैंडशेक का मतलब क्या है? हैंडशेक का मतलब है सिर्फ़ ग्रीटिंग। अब वो आप हाथ मिला के कर लो या वर्बली बोल के कर लो, ठीक है? आपको तो सिर्फ़ ग्रीट करना है ना, कॉन्फिडेंटली ग्रीट करना है। आइदर इट इज़ फिज़िकल बाय फिज़िकल टच और आइदर इट इज़ थ्रू वर्बल। हुँ। सर अनु अत्री जी का कहना है जबरदस्त, जब भी आप आते हैं छा जाते हैं। वाह जी! थैंक यू अनु जी, ऐसे थैंक यू। यस हुड्डा जी का पूछना है व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड फॉर इंटरव्यू? ये तो व्हाट आर शायद द हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी हाँ, वेबिनार ये के सारी स्टार्टिंग बात में। वही तो मैं सोच रहा हूँ कि इतनी सारी बातचीत इसी पे हुई है।
जैसे आपके लिए आंसर है कि आप इस वीडियो को लाइव से हटा के बिल्कुल 0.0 सेकंड से शुरू करिए और 1 घंटे तक पूरा देखिए। फिर भी यदि क्वेश्चन यही बनता है, तो फिर से लिख देना, नहीं तो इसी कमेंट को डिलीट मार देना। इसी के साथ शुभम जी का कहना है फैंटास्टिक सेशन। सर बॉडी लैंग्वेज के बारे में कुछ बता दें तो बढ़िया रहेगा। बॉडी लैंग्वेज आई थिंक सर एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत बड़ा टॉपिक है, और हम किसी नेक्स्ट सेमिनार के अंदर प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज के बारे में ही बात करेंगे कि आपका सिटिंग पोस्चर कैसा होना चाहिए, आपका वॉकिंग पोस्चर कैसा होना चाहिए, जब आप मीटिंग के अंदर जा रहे हो वहाँ पे आपका पोस्चर कैसा होना चाहिए, वहाँ पे आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसे होनी चाहिए। तो इसके लिए शायद हमें एक वेबिनार और करना पड़ेगा, तो आप वेट कीजिए। जो हमारे व्यूअर हैं, हम नेक्स्ट वेबिनार बॉडी लैंग्वेज पे डेफिनेटली आप लोगों के लिए लेके आएंगे। इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि सर को हमने एक बार फिर से इनवाइट करने का इनडायरेक्ट तरीका ढूंढ लिया है। आपको जान के अच्छा लगेगा कि ऐसा कोई कमेंट था ही नहीं और मैंने अपना दिमाग का इस्तेमाल किया। वाह नहीं। अब इसी के साथ शुभम जी का कहना है फैंटास्टिक सेशन। इसी के साथ अनु अलावत कहना है एग्जैक्टली वेरी गुड। आदि का बोलना है स्ट्रेट फॉरवर्ड और बहुत ही बढ़िया। शुभम लता जी इसी के साथ बहुत सारे थैंक यू वंडरफुल। अनु अत्री हमेशा हंसते रहते हैं, ऐसे ही आप हंसते रहिए, आपको और ज़्यादा हंसी आए और ज़्यादा खुशियाँ आपके जीवन में आए और ऐसे ही लंबे सारी इमोजी आप भर दें यहाँ पे कमेंट में, और हम भी ऐसे कमेंट का इंतजार करते हैं। स्मार्ट राज सर, ओके वेरी स्मार्ट। ओह माय गॉड। यस यू आर। सो बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा। और स्मार्ट को हरियाणा में चालाक तेज तरार कहते हैं, लेकिन मैं बहुत ही भोला इंसान। मेरी मम्मी से आप पूछेंगे तो कहेंगे हमारे पूरे खानदान में बस एक ही भोला बच्चा है। मेरा डीयू में एडमिशन हुआ सर, और मेरे को इसीलिए नहीं भेजा है कि ये बच्चा इतना भोला है कि बाहर जाएगा तो इसको लूट लेंगे लोग। और अजीब बात यह है कि मैं डीयू में लेक्चर लेने गया था अभी थोड़े दिन पहले। सो अमेजिंग अमेजिंग सेशन, ओसम सेशन, बट आई थिंक डॉक्टर रोहित के ऑफलाइन वेबिनार ज्यादा अच्छे होते हैं। टू मच एनर्जी, ये तो होता ही है, फिजिकल डिजिटल में फर्क है। लेकिन सर को बुलाने के लिए फिर एक भारतीय मुद्रा भी लगती है, सर ने समय भी लगता है, रिसोर्स भी लगते हैं। और यदि आपने उनको ऑफलाइन सेशन के रूप में ज्वाइन करना है या आगे कोई भी साथी करना चाहे तो डिवाइन क्रू वास्तव में अमेजिंग। मैं इंस्टीट्यूट पे गया हूँ और बहुत ही बेहतरीन बच्चों की तैयारियां हो रही हैं। सर तो छाए हुए हैं, बस इनका टाइम हमें मिला, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो अब हम इस कार्यक्रम के बिल्कुल चरम सीमा पे पहुंच गए हैं। यदि किसी साथी का कोई सवाल है तो आप बता सकते हैं, नहीं तो हम अलविदा लेने का समय आ गया है। अभी तक हमारे साथ में बहुत सारा समय आप लोगों ने दिया, हमारी प्यारी प्यारी ऑडियंस, आपका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं। मोहित जी, डिजिटल थोड़ा सा कमजोर रहता है, लेकिन डिजिटल के अपने फायदे हैं, फिजिकल के अपने हैं। डिजिटली हम पीछे 1000 लोगों तक पहुंच गए थे और हमारी वीडियोज को शायद 1 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं। तो 1 लाख लोगों को इकट्ठा करना और फिर उनको मैं खाना न खिलाऊं और फिर उसके ऊपर खर्च ना हो, तो ये सब तो फिर असंभव है। आपको ये कैसा सेशन लगा, आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। ऐसे ही चीजों को आप शेयर भी कर सकते हैं, कोई इसके पीछे एक लंबी मेहनत होती है। चैनल को सब्सक्राइब करने में आपको टाइम नहीं लगता, लेकिन इस सब अरेंजमेंट को सर ने ऐड भी लगाई है बकायदा कि हम फ्री में ही लोगों को बताएंगे, लेकिन कम से कम लोगों तक जागरूकता जाए। सर का भी मैं धन्यवादी हूँ और धन्यवाद करता हूँ आप सभी प्यारी प्यारी ऑडियंस का, जो इतनी देर से लगातार बरकरार है। और जो चले गए हैं उनको भी दूर से धन्यवाद, क्योंकि वो चले गए हैं तो मैं किसको बताऊं कि मैं उनको धन्यवाद कर रहा था। थैंक यू सो मच, थैंक यू रोहित जांगड़ा जी, थैंक यू ऑल ऑडियंस। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सर्टिफिकेट का लिंक अपडेट कर दिया गया है। मिलते हैं जल्द ही एक और टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।